हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एपी टीचिंग क्लासेस पर। हम डिस्कस कर रहे थे जीन पियाजे की थ्योरी को, जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और उसमें हमने समझा था कि जीन पियाजे के बच्चों के बारे में क्या विचार है और उनके कुछ कॉन्सेप्ट को हमने समझा था, जैसे एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन के अंतर्गत किस तरीके से बच्चा एक वातावरण में रहकर अपने संज्ञान में, अपने स्कीमा में चीजों को एजिमिलेट करता है, उन्हें सीखता चला जाता है और साथ ही साथ जो भी उससे गलतियां होती है उनमें वो सुधार करता चला जाता है, जिसे अकोमोडेशन कहते हैं। तो ये चीजें हम समझ चुके थे और फिर इन्हीं प्रक्रियाओं के बीच में जो संतुलन करने वाला एक प्रोसेस होता है जिसे हम साम्य धारण यानी कि इक्विलिब्रेशन कहते हैं, वो सब चीजें हमने समझी थी। अब हम डिटेल से उसे समझ रहे थे, तो डिटेल से हम बात करते हैं कि समझेंगे हमने एजिमिलेशन समझ लिया है, अकोमोडेशन समझ लिया है। अब हम साम्य धारण इक्विलिब्रेशन की बात करेंगे और इसे साथ ही एक पिक्चर के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एडेप्टेशन, एक सेकंड मैं पेन ले लेती हूँ, एक सेकंड मुझे पेन चाहिए। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। तो हम समझ चुके थे किसके बारे में, अनुकूलन के बारे में हम समझ चुके थे, आत्मधारण, आत्मसातकरण या फिर समावेशन, एजिमिलेशन के बारे में हम समझ चुके थे, समायोजन के बारे में। ठीक है, तो ये हम चीजें समझ चुके थे और इन दोनों के को बैलेंस जो करता है वो उसे हम कहते हैं क्या, साम्य धारण इक्विलिब्रेशन। ठीक, इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद से हम पिक्चर के माध्यम से चीजों को समझते हैं। ठीक, तो साम्य धारण यानी कि साम्यकरण, इक्विलिब्रेशन क्या है, जो आत्मसातकरण यानी कि जिसे हम कह रहे हैं एजिमिलेशन, जिसमें बच्चा पूर्व जानकारी में, पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ता चला जाता है, यानी कि चीजों को सीखता चला जाता है। और समायोजन जिसे हम कहते हैं कि जो गलत जानकारी है या फिर जो गलतियां बच्चा कर रहा है उनमें सुधार के तरीके को, जब वो नया तरीका अपनाता है, चीजों को वो सुधारता है, बदलता है, तो उसे हम अकोमोडेशन यानी कि समायोजन कहते हैं। तो ये जो दोनों प्रक्रिया है इसके बीच में जो संतुलन कायम करता है जिसे हम कहते हैं साम्य धारण। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल कभी कभार आ जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको इस पर फोकस करना है, क्योंकि जब बच्चा कोई भी नया कार्य करता है तो उसकी मानसिक प्रक्रिया असंतुलित हो जाती है। ये आप भी जानते हैं कि एक बार बच्चे को गलत जानकारी पता चली या फिर अभी वो किसी काम को गलत तरीके से कर रहा है, जब वो सही तरीके से करने की कोशिश करता है तो माइंड डिसबैलेंस थोड़ा होता ही है, जानकारी में थोड़ा सा फेरबदल होता ही है, तो जिससे क्या होता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। क्योंकि आत्मसातकरण और समायोजन दोनों मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम स्कीमा कहेंगे। ठीक है, जो एक स्कीमा के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसीलिए इसमें संतुलन अनिवार्य है, यानी कि आपके मस्तिष्क में आपकी जानकारी का सही होना बेहद जरूरी है, आपकी जानकारी संतुलित रहे ये ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए एक पिक्चर के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन क्या है कि किसी वातावरण में बच्चा रह रहा है और चीजों को सीख रहा है। तो जब वो चीजों के किसी वातावरण में रहकर चीजों को सीखता है तो उसका एक्टिव रहना जरूरी है और वो सक्रिय रहकर खोजबीन, अन्वेषण के तरीके से चीजों को सीखता है। ठीक है, और जब वो सीख रहा होता है तो क्या होता है कि उसके पास में जानकारी नई आती चली जाती है, जो भी उसके पास में प्रीवियस ज्ञान है, ठीक है, पुराना ज्ञान है, उसमें वो नया ज्ञान जोड़ता चला जाता है। कहने का मतलब यही है कि जैसे आप एक क्लास पास करते हैं, दूसरी क्लास पास करते हैं, तीसरी करते हैं, फिर उस चौथी करते हैं, इस तरीके से मतलब आप इन कॉलेज कर रहे हैं, उसके स्कूलिंग कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान जो है बढ़ता ही जा रहा है और जो पुराना ज्ञान है उसमें वो जुड़ता चला जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जानकारी मतलब साथ ही साथ जैसे आप नई जानकारी सीखते हो तो पुरानी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में इकट्ठी होती चली जाती है, चीजें जुड़ती चली जाती हैं। ठीक है, यानी कि आपका दिमाग जो है उसको समाता चला जाता है, उसमें समायोजन होता चला जाता है, जिस प्रोसेस को हम एजिमिलेशन कहते हैं। एजिमिलेशन का मतलब होता है सोख लेना, समा लेना, यानी कि आपका दिमाग उस चीज को स्टोर करता चला जाता है और ये स्टोर
ये तो एक प्रोसेस है, स्टोर होने का प्रोसेस है। ये स्टोर हो कहाँ रहा है? ये स्टोर हो रहा है आपके स्कीमा में, जिसे हम कह सकते हैं कि आपका स्कीमा बन रहा है, आपकी क्या है, जानकारी बन रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है, जिसे यहाँ पर स्कीमा का नाम दे दिया गया है। दूसरे शब्दों में आप इसे एक मस्तिष्क के रूप में ले सकते हैं, ठीक। तीसरा है कि इसी मस्तिष्क में क्या होता है, इसी जानकारी में कुछ जानकारियां गलत भी आ सकती है, कुछ जानकारियां अभी आप उसमें नए तरीके भी सीख सकते हो। कोई चीज आपने यहाँ पर सीखी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल आया था कि भाई एक बच्ची है, वो हाथ से चम्मच से चावल खा अभी तक उसे वो चम्मच से जो है चावल खाना उसने सीखा है, ठीक है। ये अभी जो तरीका उसने सीखा है वो सिर्फ वो चम्मच से खाना जानती थी, लेकिन अभी उसने क्या है, एक नया तरीका सीख लिया है, यानी कि उसे नई जानकारी प्राप्त हुई है। वो जानकारी क्या है कि अब उसने हाथ से भी खाना सीख लिया है, ठीक है। तो जब वो नया तरीका बदलती है, नई चीजें अपनाती है, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन। क्लियर आपको हो गया होगा। तो होता क्या है कि जब हम पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ते हैं या फिर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों समायोजन और आत्मसातकरण में थोड़ा सा मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर समावेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर जो है समावेशन, ठीक है, और समायोजन तो क्या है, समायोजन आत्मसातकरण को ही हम कहते हैं, ठीक। ओके, क्लियर हुआ। तो एजिमिलेशन और एकोमोडेशन में जो भी प्रोसेस के दौरान थोड़ी डिसबैलेंस होता है प्रोसेस, तो उसे बैलेंस करने का जो प्रोसेस है, तो वो कहलाएगा साम्यधारण, इक्विलिब्रेशन। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब स्पेशली हमें स्कीमा को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो क्योंकि मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार समझना जरूरी है, क्या पता किस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए। तो स्कीमा क्या है, सूचनाओं के संग्रह को स्कीमा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जानकारी बच्चे के पास में आती चली जाती है, सूचनाएं बच्चे के पास में आती चली जाती है, किसी भी काम को करने के तरीके आते उसको सूझते चले जाते हैं, तो वो सब इकट्ठा ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप बनता चला जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ नॉलेज, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो वो जानकारी इकट्ठी होती चली जा रही है, बच्चा ज्ञानी बनता चला जा रहा है, उसे चीजों को ज्ञान होता चला जा रहा है। तो वो सब क्या कहलाएगा, वो एक सम्मिलित रूप, उसका एक ग्रुप क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा, ठीक है। तो सूचनाओं के संग्रह को हम स्कीमा कहते हैं, ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड स्कीमा। अगर आप इसे इंग्लिश में समझना चाह रहे हैं तो दूसरे शब्दों में ज्ञान को स्कीमा कहेंगे। भाई आपको चीजें, जानकारी प्राप्त हो रही है, आप चीजें सीख रहे हैं, तो आपका ज्ञान ही तो हुआ। तो उस ज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, बच्चे के ज्ञान को हम स्कीमा कह सकते हैं, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वस्तुओं, व्यक्ति और जीवन की परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपने खुद का ढंग होता है, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, अपने जीवन की परिस्थितियों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, जैसा आपके पास में ज्ञान होता है, और जैसा ज्ञान होगा वैसा आप क्या करेंगे, अपना तरीका अपनाएंगे। नहीं समझे? देखो, जैसा आप किसी के साथ में बिहेव करते हैं, ठीक है, कोई भी रवैया तरीका आप अपनाते हैं तो कैसा अपनाते हैं, जिस तरीके की आपको नॉलेज है, जिस तरीके का आपको ज्ञान है। अगर मैं आपको क्लास में पढ़ाने भेज रही हूँ, एज ए टीचर आप जाएंगे पढ़ाने, तो आप बच्चों को कैसा पढ़ाएंगे, कैसा उनके साथ में व्यवहार करेंगे, जिस तरीके का आपको ज्ञान है, आपके पास में नॉलेज है, जिस तरीके की आपकी स्कीमा बनी है बच्चों को लेकर कि बच्चे कैसे होते हैं, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए। अच्छा, बच्चे तो बहुत हुड़दंगे होते हैं, उनको उसी तरीके का बिहेव करना, आप उसके साथ में बिहेव करोगे, उसमें डांटोगे, फटकारोगे, मारोगे, है ना। हालांकि अभी तो जो है प्रोहिबिटेड है कि आप किसी को मार नहीं सकते, लेकिन दूसरे तरीके से उसे दंड दोगे, पनिश दोगे। लेकिन अगर आपकी स्कीमा बच्चों को लेकर क्लियर है कि बच्चे जो है आ, उनके उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं अलग होती है, उनकी जो है बौद्धिकता अलग होती है। जब आपके पास में ये ज्ञान है, तो आपकी स्कीमा बच्चों के बारे में ऐसी बनी हुई है कि हमें बच्चों को साइकोलॉजिकली ट्रीट करना चाहिए,
उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए। तो ये आपका तरीका ही बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्कीमा बच्चों के बारे में अच्छी बनी हुई है। तो जरूरी ये भी है कि आपकी स्कीमा कैसी बनी हुई है वैसा आप व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो व्यवहार से ही मतलब स्कीमा क्लियर हो जाती है। कहते हैं ना कि किसी का व्यवहार देखकर कोई मतलब बदतमीज हो, लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, तो उसको बददिमाग बोल देते कि ये मतलब बददिमाग है, यानी कि इसके पास में दिमाग नहीं है, यानी कि ये चीजों को नहीं समझता है। वही बात है, इसके पास में जो स्कीमा है, स्कीमा का मतलब ये चीजों को, इसको चीजों की जानकारी नहीं है, समझ रहे हो, इसका स्कीमा कमजोर है। तो वही चीज यहाँ पर जो है बार बार जो मैं दोहरा रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब यही है कि आपको अपना स्कीमा मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ आपके क्लास में कोई बच्चा है या फिर आपके जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास में, अगर आप चाहते हैं कि उनका स्कीमा बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छे लेवल का बने, ताकि वो किसी भी समस्या को जो है आसानी से समझ पाए, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे कि उसका संज्ञानात्मक लेवल बढ़े, यानी कि उसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो, तब बच्चे का स्कीमा मजबूत बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो अर्थात बिहेव यानी कि व्यवहार का ढंग या तरीका ही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें, तो दूसरे शब्दों में क्या है कि बच्चे की क्षमताओं और योग्यताओं यानी कि ज्ञान का संग्रह स्कीमा कहलाता है। अच्छा, हम बच्चे की एबिलिटी या फिर क्षमता या फिर योग्यता किसे कहते हैं? जो वो कर सकता है। अगर उसे किसी चीज की जानकारी है तो वो कर लेगा, अगर किसी चीज की जानकारी नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो किसी भी बच्चे की क्षमताओं योग्यताओं का जो संग्रह होता है हम उसको स्कीमा कह सकते हैं। चिंतन की क्रियाओं की संगठित व्यवस्था को हम स्कीमा कह सकते हैं। बच्चा किस तरीके से चीजों को सोचता है, डील करता है, वो उसकी स्कीमा पर, उसकी नॉलेज पर, उसकी जानकारी पर डिपेंड करता है। तो बच्चे की चिंतन क्रियाओं को भी हम स्कीमा कह सकते हैं। मानसिक संरचना जो आपका जो फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज बनी हुई है, मानसिक संरचना यानी कि जिस तरह का आपको ज्ञान है उस तरीके की आपकी जानकारी है, और वो जानकारी ही क्या कहलाती है? आपका स्कीमा कहलाती है। तो स्कीमा कहलाती है, तो भाई जैसे आपने चीजें सीखी है वैसा आपका स्कीमा बनेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मानसिक संरचना कह रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? कार्य रूप, सूचनाओं का संगठन, कार्य करने का ढंग आदि सभी रूप से स्कीमा को परिभाषित किया जा सकता है। ये आप समझ गए? भाई जिस तरीके का आपका कार्य करने का ढंग होगा उससे पता चल जाएगा कि आपका जो है स्कीमा किस तरीके का है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही है, आई होप। इस तरह स्कीमा का संबंध मानसिक संक्रिया यानी कि मेंटल ऑपरेशन से है। मेंटल ऑपरेशन आपको कोई काम करने के लिए दे दिया गया है ना, कि भाई पता चला कि आपको जो है टेबल बनाने हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको एनिमल के अलग टेबल बनाने हैं, फ्रूट्स के अलग बनाने हैं, वेजिटेबल्स के अलग बनाने हैं। ठीक, तो आपको वहां पर जो जिस तरीके से आप जो है उस टेबल को बनाओगे आसान से आसान तरीके से, उस तरीके से पता चल जाएगा आपका माइंड, यानी आपका जो है माइंड किस तरीके से ऑपरेट करता है। अगर आपकी स्कीमा अच्छी है, आपका ज्ञान अच्छा है, आपने बहुत सी चीजें सीखी है, तो आप एकदम मतलब अव्वल लेवल का आप जो है उसमें वो बनाओगे, टेबल बनाओगे जिससे बच्चा तुरंत देखते ही समझ जाए, और बच्चों के अकॉर्डिंग बनाओगे, है ना। देखते ही मतलब दूसरे को भी लगे रे वाह क्या टेबल बनाया है, मतलब चीजें कितनी क्लियर तरीके से समझा, इसमें समझ में आ रही है। तो उससे पता चलता है कि आपका मेंटल ऑपरेशन कैसा है, आपका दिमाग किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, यानी कि आपकी स्कीमा कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, कितना आपको चीजों का ज्ञान है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपका जो है स्कीमा कहलाता है। तो आपके दिमाग में एक समय में बहुत सी चीजें चलती रहती है, और एक ही चीज आपके दिमाग में नहीं होती, सब चीजों से रिलेटेड होता है। वो पढ़ाई से भी रिलेटेड हो सकता है, वो खेल से भी रिलेटेड हो सकता है, वो आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें खाने पीने से संबंधित अलग होती है, मनोरंजन से संबंधित अलग होती है, आराम से संबंधित अलग होती है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित अलग होती है। तो सब तरह की चीज आपके दिमाग में है, लेकिन वो एक ही साथ में काम कैसे कर रही है, एक ही साथ में ऑपरेट कैसे कर रही है, क्योंकि आपके स्कीमा में यानी आपकी जो जानकारी है उनके ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो ग्रुप ऑफ कलेक्शन
ग्रुप ऑफ कलेक्शन को हम स्कीमा कहेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि आपका माइंड जितने अच्छे से ऑपरेट करेगा उतने अच्छे से हम कहेंगे कि आपकी स्कीमा मजबूत है। ठीक। और जरूरी ये भी है कि आपका स्कीमा में सिर्फ लिमिटेड जानकारी होने से आपका स्कीमा मजबूत नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा जानकारी और अच्छे तरीके से वो जो है फंक्शनल तरीके से मतलब काम करे, सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो काम करे, ऑपरेट करे। मैंने अभी आपको समझाया कि जितना अच्छा आप काम करते हैं उससे समझा जाता है कि आपका मेंटल ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है, यानी आपकी स्कीमा कितनी अच्छी है, यानी आपका ज्ञान कितना अच्छा है। ठीक है, ये आप समझ गए। अगर हम पियाजे के शब्दों में समझे तो पियाजे बोलते हैं कि जो बच्चे में स्कीमा होती है ना, वो क्या होती है कि प्रवृत्तियां कैसी होती है, वो इनेट होती है, जन्मजात होती है। यानी कि वो बच्चों को मानते हैं कि वो जो मेंटल ऑपरेशन करने का उनका जो क्षमता है, उनमें जो ज्ञान को एक्वायर करने की, अर्जित करने की जो क्षमता है, मतलब वो चीजों को सीखते चले जाते हैं, स्कीमा मजबूत होता चला जाता है। तो ये स्कीमा को ज्ञान के एक बेस को कह सकते हैं, नॉलेज ऑफ कलेक्शन को ये मानते हैं कि वो तो पहले से ही होता है, जन्मजात होता है, जन्म से होता है बच्चे में। बस वो जैसे जैसे वातावरण में बड़ा होता है वैसे वैसे चीजों को मतलब वो उसके में डेवलप होती चली जाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चे में जिन पियाजे के अनुसार जो स्कीमा है वो कैसा है, वो जन्मजात है या फिर वो बाद में बनता है। ठीक है, वो बाद में बनता है, तो वो बाद में विकसित होता है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो निर्मित, वो बाद में विकसित होता है, होता वो कैसा है, जन्मजात है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसी के साथ में स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है? आपका स्कीमा सिर्फ एक चीज से रिलेटेड नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको बताया उसमें बहुत से फंक्शंस, बहुत सी चीजों को रिलेटेड जो है लेकर मतलब ग्रुप ऑफ नॉलेज बने होते हैं। ठीक है, तो अब आप एक काम को सिर्फ एक तरीके से थोड़ी ना करते हो, आप बहुत से तरीकों से करते हो। यानी आपको किसी चीज की नॉलेज अगर है तो वो मतलब कई तरीके से हो सकती है। किसी भी चीज के बारे में सिर्फ आपकी लिमिटेड नॉलेज होना अच्छा स्कीमा का मतलब संकेत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि आपका स्कीमा अगर आपको मजबूत बनाना है किसी बच्चे का, तो आपको उसको कई तरीकों से जानकारी उसको देनी होगी, जिसे हम स्कीम्स कह सकते हैं। यानी बच्चों को स्कीम्स के आधार पर चीजों को पढ़ाकर उन्हें एक तरीके से नहीं, विभिन्न प्रणालियों से, विभिन्न फैक्टर से तथ्यों को क्लियर करना चाहिए ताकि उनका स्कीमा मजबूत बने। और ऐसा होता भी है कि जब हम मतलब कुछ प्लान कर रहे होते हैं, कुछ मतलब चीजें सोल्व कर रहे होते हैं, फिर कोई काम करते हैं, तो हम इसमें स्कीम्स का ही सहारा लेते हैं। यानी कि एक तरीका नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, उसको करने से क्या होता है, हमारा स्कीमा मजबूत बनता है। तो ये स्कीम्स जो है एक तरह से क्या है, प्लान्स को हम, प्लानिंग को हम कह सकते हैं, हम तरीकों को बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे पास में विभिन्न प्रकार के ऑप्शन हैं, विभिन्न प्रकार के तथ्य है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण, चिंतन के बुनियादी चरण जो बेस है चिंतन का, ठीक है, चिंतन के बुनियादी चरण आपको बताने हैं। जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्कीमा कहलाएगा, या फिर आपका जो है समिति विकास का क्षेत्र कहलाएगा, यानी जेडपीडी कहलाएगा, या फिर अग्रिम संगठक, या फिर अनैच्छिक क्रियाएं। तो अभी तो हमने क्लियर किया है। अगर बात हो रही है क्रियाओं के संगठित व्यवस्था की जो कि चिंतन से संबंधित है, चिंतन की बुनियाद, चिंतन की बुनियाद क्या है? चिंतन की बुनियाद स्कीमा है। ठीक है, इसमें तो सोचना ही बिल्कुल आपको नहीं है। तुरंत क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो, उसे पकड़ा करो कि वर्ड इसमें जो बताए गए हैं वो किससे संबंधित हो सकते हैं। दूसरा है कि पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। अभी मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया था। तो आपको बताना है कि जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम स्कीमा कह सकते हैं। नो डाउट, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है, मतलब इतने तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। कोई वस्तु क्या है,
और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या फिर विचार को हम क्या कहेंगे। किसी भी वस्तु व्यक्ति से जुड़ा हुआ, मतलब अगर कोई विचार है हमारे दिमाग में, ठीक है, या फिर हम बिहेव कर रहे हैं उसके प्रति ऐसा, तो वो क्या दर्शाता है, वो क्या निर्माण दर्शाता है, या फिर नेटवर्क, या फिर स्कीमा, या फिर संरचना। तो वो दर्शाता है हमारा स्कीमा। हम उसे क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे, कि ऐसा ही हमारा स्कीमा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे की संरचना, संरचना का मतलब है फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया, ठीक है, संरचना समझाया कि किस तरीके से, मतलब ज्ञान की संरचना होती है, ज्ञान का निर्माण होता चला जाता है, जिसे हम स्कीमा हम कहेंगे। ठीक, तो अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा या फिर अवलोकन अधिगम, तो सीधी सी बात है, क्या है, ज्ञान की संरचना का नाम किसे दिया है, किसे दिया गया है, स्कीमा को दिया गया है। बात क्लियर हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, यानी कि किस तरीके से जानकारी को ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको संगठित किया गया है। ये जो जानकारी है, संगठित जानकारी है, ऑर्गेनाइज जो नॉलेज है, उसे क्या कहा गया है, उसे स्कीमा कहा गया है। ठीक है। तो अब समझ लेते हैं उससे अभी तक हमने समझा जीन पियाजे की महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। अब हम उसके सिद्धांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जिनसे आपसे एक मतलब उसके संदर्भ में पॉजिटिव और नेगेटिव तथ्य दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहले है कि पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो क्या आपका आंसर हो जाएगा पियाजे। पियाजे ने शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी से वयस्कावस्था एडल्टहुड के बीच में चिंतन क्रिया विकास का वर्णन किया है। आपसे पूछा जाए चिंतन क्रिया विकास का वर्णन अवस्थाओं के बीच में किसने किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पियाजे। ठीक। सर्वप्रथम पियाजे ने बच्चों के कर्मिक विकास के बारे में बताया, यानी कि बच्चों का जो बढ़ना होता है, बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है, वो एक सीक्वेंस में होता है, वो अचानक ही नहीं हो जाता, उसका एक सीक्वेंस है, क्रम है। इसी वजह से आपको पढ़ाते समय ये भी ध्यान देना है कि हम सभी तरह के, सभी उम्र के बच्चों को एक साथ में नहीं पढ़ा सकते। उनको एक साथ का एक तरह का लेक्चर अगर हम देंगे तो एक बच्चा उसे, जो ज्यादा उम्र का है ज्यादा समझ पाएगा, कम उम्र का है तो कम समझ पाएगा। ठीक है। आलोचकों के अनुसार अगर हम देखें, उनकी जो आलोचना हुई है इस सिद्धांत की, तो पियाजे ने क्या कहा है, आलोचक जो बताते हैं वो ये मानते हैं कि पियाजे ने बच्चों के विकास में भाषा की भूमिका को कम महत्व दिया है, क्योंकि पियाजे का कहना है कि अगर बच्चे के पास भाषा नहीं भी है तो उसका संज्ञानात्मक विकास यानी कि उसकी बुद्धि तो फिर भी बढ़ेगी ना, उसका ज्ञान तो बढ़ेगा, वो ज्ञान कभी बढ़ना कम नहीं होगा। अगर कोई बच्चा गूंगा है, वो नहीं बोल पा रहा है, तो क्या वो ज्ञानी नहीं है, उसके पास में नॉलेज नहीं है, वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो उन्होंने बताया है कि ज्ञान पर भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ठीक इसके उल्टे वाइगोत्स्की ने इनकी आलोचना की, और उनका कहना यह है कि जो भाषा है बच्चे के ज्ञान को संदर्भित करती है, उसको बढ़ाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस संदर्भ में देखें, भाषा के संदर्भ में स्पेशली जब इनकी आलोचना आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कम महत्व दिया है। ठीक उसी तरीके से समाज और संस्कृति को भी इन्होंने कम महत्व दिया है, लेकिन भाषा का तो बेहद ही कम महत्व दिया है। तो भाषा को तो एक तरह से इन्होंने नकार ही दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा, पियाजे व्यवहारों का प्रक्षेपण यानी कि ऑब्जर्वेशन विधि में जो है, इस वस्तुनिष्ठता में कमी है। कहने का मतलब ये है कि जो भी पियाजे बताते हैं व्यवहारों को सीखने की, अगर वो बात करते हैं, तो हम उसको प्रैक्टिकली अगर हम देखें, उसका टेस्ट करना या फिर मतलब उसमें वस्तुनिष्ठता की कमी है। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है।
जो पियाजे का सिद्धांत है वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो प्रैक्टिकली उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी कि उसमें जांचने का एक तरीका होना चाहिए। लेकिन इस विधि को जांचे कैसे, इस सिद्धांत को हम जांचे कैसे, कैसे परखे, हर एक बच्चे पर तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक, तो इसमें वस्तुनिष्ठता की कमी है। नेक्स्ट है कि निर्देशन विधि यानी कि इंस्ट्रक्शंस मेथड द्वारा संज्ञानात्मक विकास की रफ्तार को तेज किया जा सकता है। अगर हम बच्चों को मतलब ज्यादा इंटेलेक्चुअल उनका संज्ञानात्मक विकास करना चाहे, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना चाहे, तो हमें निर्देशन विधि से पढ़ाना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस मेथड से बनाना चाहिए, यानी कि उनको इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, उनको निर्देश देने चाहिए कि भाई ये करो ये नहीं करो, ठीक है, आपको अब ये काम करना है वो काम करना है, उनको निर्देशन देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक है। पियाजे क्या कहते हैं कि मेरा तो जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, किसी भी संस्कृति किसी भी समाज का बच्चा होगा, कहीं पर भी वो पैदा होगा, तो वो सभी बच्चों में जो विकास होगा वो एक ही तरीके से हो, वो मतलब विभिन्न तरीकों से होता है, उसकी दर जो है अलग अलग होती है और सभी पर ये जो है लागू होता है। परंतु आलोचकों के अनुसार सार्वभौमिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी संस्कृतियों के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चारों अवस्थाओं में उसी रूप से स्वीकारा नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ पता चला कि कोई संस्कृति ऐसी है जो समुद्र में रह रही है, समुद्र के टापू पर रह रही है, और एक संस्कृति विकसित शहर में रह रही है, तो दोनों के बच्चे अलग अलग जगहों पर जो है बड़े हो रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि अगर उनके विकास यानी कि उनका संज्ञान देखा जाए कि उन्हें किसको कितना ज्ञान है, तो जो किसी आइलैंड द्वीप पर रहने वाले जो बच्चे हैं, टापू पर जो रहने वाले बच्चे हैं, उनका तो सीधी सी बात है उनका नॉलेज कम ही होगी, और जो सिटी में पल रहे बच्चे उनको नॉलेज ज्यादा होगी। तो ये समान कैसे हो सकता है, ये सार्वभौमिक कैसे हो सकता है? यह सिद्धांत बालकों के बौद्धिक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो अगर हमें बच्चों के बौद्धिक विकास को समझना है तो ये सिद्धांत ये जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के शिक्षण द्वारा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पर फोकस किया जाए कि बच्चे के संज्ञान लेवल को बढ़ाना है, उसके स्कीमा को मजबूत करना है, तो हमें क्या करना होगा कि अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ाना होगा, जिससे क्या होता है कि शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, शिक्षा में प्रभावशाली मतलब असर पड़ता है, देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये समझा हमने पियाजे के सिद्धांत को। अब हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे जो उन्होंने स्टेज के बारे में बताया है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और फॉर्मल कन्वेंशनल मैं सॉरी बोल रही हूँ। ठीक है, तो जिसे हम संवेदीगामक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, ये जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इन चारों के बारे में हम जो है कल समझेंगे। तो इससे संबंधित ये जो क्लास हमने ली है, इससे संबंधित पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है एपी टीचिंग चैनल को जो है ज्वाइन कर ले, ठीक है, टेलीग्राम पर, तो आपको ये वीडियो या आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जो क्लास है, कोई डाउट है आपको, कुछ इसमें आपकी क्वेरी है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।